हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों के। बिंदास होंगे आप लोग। बहुत शानदार पढ़ाई चल रही होगी, बहुत शानदार तैयारियां चल रही होगी, क्योंकि 2024 का आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपके सामने आ चुका है। डेट डिसाइड हो चुकी है, डेट शीट आ चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। बट अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि सर क्वेश्चंस पढ़ने कहां से है। तो मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये बैकबोन है आपके एग्जामिनेशन की। मेरी बात गार्ड बांध के याद रखिएगा। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है और नॉलेज शेयरिंग होती है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग यहां पे मनी एंड क्रेडिट, जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपके इकोनॉमिक्स का, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग लेके आते हैं। बट सर स्ट्रैटेजी क्या रहती है? स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्वेश्चन को ओवरऑल पढ़ लीजिए, इत्मीनान से समझ लीजिए, समझने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। यह हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसकी ब्रीफ थ्योरी दिमाग में फटाफट रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद आंसर राइटिंग शुरुआत करिए भाई। क्यों? क्योंकि बीच में जाके अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो पूरा रिदम खराब हो जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़े। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। भैया सही बात है, रिस्क तो बहुत सारा है, लाइफ इज नोन एज रिस्क, है ना भाई। तो लाइफ तो रिस्क है सर, बट यहां पे कौन से रिस्क की बात चल रही है? क्रेडिट से रिलेटेड हाई रिस्क की बात चल रही है। चलिए, तो हमें क्रेडिट जो है वो दो तरीके से मिलने वाला है सर। पहला तो जो हो गया वो हो गया फॉर्मल, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से काम करता है। इनफॉर्मल जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं करता। ठीक है भाई, चलिए। बट होता क्या है, इनफॉर्मल में अगर ये पर्सन डेब्ट ट्रैप में किसी कारण से फंस गया तो इसका बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल काम है। बट ये फॉर्मल सेक्टर में क्यों? क्योंकि नॉर्म सारे फुलफिल होते हैं। तो यहां पे जो भी फार्मर होगा, जो भी पीजेंट होगा, जो भी कल्टीवेटर होगा, उसके साथ सिस्टमैटिक वे में पैसा लिया जाएगा, सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें होंगी। बट इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भैया बोरोवर जो है उसके साथ क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या परेशानियां आती है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। नंबर 1, क्रेडिट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दैट इज टेकन बाय द बोरोवर। अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसको काम करना है, तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट से क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट में वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं लेगा, प्रिंसिपल प्लस हो जाएगा यहाँ पे लोन। लोन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट के साथ ही देना है भाई, इसीलिए तो उसको नाम दे दिया गया है लोन। आगे बोलता है इसमें, बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। जरूरत पड़ने पे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि पैसा ज्यादा ही लेना पड़ता है और जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सामने वाला दे रहा उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लेने को तैयार हो जाते हैं। इन केस देयर इज अ फेलियर, अगर मान लेते हैं वो पैसा नहीं चुका पाए समय पे, तो एंड द बोरोवर फेसेस लॉस देन ही फर्दर फॉल्स इन द ट्रैप ऑफ क्रेडिट। अगर मान लेते हैं कि राम से पैसा लिया शाम को देने के लिए और पता चल रहा है कि ये पैसा कहीं से डूब गया, तो अब आपको तीसरे किसी से पर्सन से पैसा लेना पड़ेगा फिर से ये पैसा चुकाने के लिए। मतलब आप इस तरीके से क्रेडिट का जो पूरा ट्रैप सिस्टम होता है उसमें आ जाएंगे और उससे बाहर निकलना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। दिस इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। जब फंस गए, बाहर नहीं निकल सकते, उस ट्रैप को हम लोग कहते हैं यहाँ पे डेब्ट ट्रैप। द बोरोवर्स हैज टू रीपे द क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अप्लाइड बाय द लेंडर। आपको ये पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही साथ क्या मिलेगा? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाना होगा। एंड ही फर्दर फेल्स इनटू द ट्रैप ऑफ क्रेडिट इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। अब ये वो सोच रहा था कि ये लोन लेके मैं पूरे काम को कंप्लीट करके फ्री हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाया और ये जो लोग हैं ये और ज्यादा उलझ गए इसमें। द बोरोवर्स आल्सो हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज और हर लैंड टू रीपे द लोन। उसके पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जमीन होती है, वो जमीन भी फाइनली क्या कर देता है बंदा? वो बेच देता। इस तरीके से वो डेब्ट ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता और एट द एंड उसके पास जमीन किसी भी तरीके से नहीं बच पाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल
कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए सर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है जब एक पर्सन को जो भी कमोडिटी चाहिए दूसरे पर्सन से वो एक्सचेंज कर पाए उसकी कमोडिटी से, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां पे उस पर्सन को राइज नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो वहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है मनी। तो मनी जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ओवरकम कर देती है। यहां पे आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। अब हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। चलिए, इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम जहां पे एक्सचेंज तो हो सकता है और किसके बिना, बिना पैसे के एक्सचेंज हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। आगे बात करते हैं, बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाय सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह बिहेव करेगी। मनी रिमूव्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। तो यहां पे जो भी डिफिकल्टी थी बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, उसको ओवरकम करने का काम करती है मनी यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर टू लुक for a book publisher who will buy his serials at the same time sell his books। एक पर्सन अपनी बुक्स बेचना चाहता है, एक पर्सन जो है अपने सीरियल्स बेचना चाहता है। बट ये बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल था, बट जब मनी आ गई है तो जरूरी नहीं है बुक वाले का जब मन करे वो बुक बेचे और सीरियल वाले का जब बेचने का मन हो वो बेचे। मतलब दोनों को ही फ्रीडम है, क्योंकि इसके बदले में इन रिटर्न उनको मनी मिलने वाली है, गुड्स और कमोडिटीज नहीं मिलने वाली है। All he has to do is a final buyer for his cereals। अब यहां पे जो भी वो बेचेगा उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा अच्छा खासा। If he has exchanged his cereals for money, he can purchase any goods or service which he needs। अब उसने सीरियल्स बेच दिए, इन रिटर्न उसके पास मनी आ गया, अब उसकी मर्जी है, अब उसके पास फ्रीडम है, जो चाहे मार्केट में अब वो खरीद सकता है। यहां पे किसी भी तरीके से उस पर बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके से उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि भैया मनी आने से ये जो सारी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम वाली धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाती है। दिस इज बिकॉज मनी एक्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह बिहेव करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द थ्री फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये जो मनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में यहां से परचेजिंग पावर जो है वो आ जाती है। आप फ्री हैं, जो चाहे आप खरीदे, जो चाहे वो आप यहां पे बेचें। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड टोकन विच कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बहुत वास्ट एरियाज में अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो मर्जी है वो गुड्स खरीदे, जो मर्जी है वो आप यहां पे सर्विसेज परचेज करते हैं। बट ये बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था। ये पॉसिबल किसमें है सर? जब करेंसी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज हमारे यहां आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ डज बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। तो बैंक कैसे मीडिएटर की तरह काम करता है, जिनके पास पैसा होता है और जिनको पैसे की जरूरत होती है। चलिए हम लोग समझते हैं। जब बैंक के पास पैसा आता है तो वो इसको लेता है बोरोइंग रेट पे। ठीक है भाई, ये बोरोइंग रेट मान लेता हूं मैं एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है। ठीक है, जिसपे ये लोन देने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट जो है एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 8% पर एनम है। ठीक बात है। चलिए, तो जो बोरोइंग रेट है और लेंडिंग रेट है इसके बीच का डिफरेंट जो है वो 3% पर एनम का जो है उसको कहा जाता है स्प्रेड। क्या कहा जाता है? स्प्रेड। यही स्प्रेड जो है ये बैंक की इनकम होती है भाई। आई रिपीट, यही स्प्रेड जो है वो बैंकों की क्या होती है? इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इनने 10,000 लिया। ठीक है भाई, 10,000 ही इनको दिया। ठीक है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनके पास आया वो 8% से आया, इनको जो देना है वो 5% से देना है। ठीक है भाई, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है यही सरप्लस और यही इनकम है बैंकिंग का। और बैंक के पास इसी तरीके से क्या आता है दोस्तों?
पैसा आता है। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है क्या? चलिए समझते हैं। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो अपना पैसा बैंकों में जमा करके रखते हैं। द डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, जिनको भी पैसे की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, लेंड करते हैं वो पैसा किनसे? बैंकों से। बाय लेंडिंग मनी टू द पीपल हु आर इन नीड, पीपल कैन ओपन अकाउंट्स इन बैंक एंड बैंक कैन मेक यूज दैट मनी टू फुलफिल द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, भले ही वो सेविंग कर लीजिए या तो आप करंट अकाउंट खोल लीजिए, उसके बदले में क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे लोन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे केवाईसी नॉर्म जो है वो ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। अ हायर इंटरेस्ट रेट इज चार्ज फॉर द बोरोवर एंड दैट प्रॉफिट इज गिवन टू द डिपॉजिटर एज इंटरेस्ट फॉर ऑफरिंग डिपॉजिट। मगर इसके बीच में जो मीडिएटर की तरह काम करता है वो है बैंक, और बैंक इसी मीडिएटरी के लिए क्या लेता है? पैसा, जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पे दोस्तों स्प्रेड। क्या नाम दिया? स्प्रेड। तो आप लोग को एग्जाम में ये टर्म जो है वो याद रखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है डे टू डे लाइफ का। Look at the 10 rupee note. What is written on the top? Can you explain this statement? भाई आप लोगों ने सभी ने 10 रुपए का नोट देखा है, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? तो सर हमें पता है आरबीआई लिखा रहता है सर। उसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अल्फा न्यूमेरिक में उस जो पर्टिकुलर नोट है उसका नंबर लिखा रहता है सर। उसमें लैंग्वेजेस लिखी रहती है सर, 15 लैंग्वेजेस होती है। उसमें पहली जो लैंग्वेज है वो है आपकी आसामीज और सबसे आखिरी वाली जो है वो उर्दू है। इसमें प्रिंटिंग जो ईयर होता है वो भी डला हुआ होता है, सबसे अच्छी बात है। प्रिंटिंग ईयर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें वो अंडरटेकिंग देता है कि भाई आई पे टू द बेयरर दैट मच अमाउंट, जो भी पैसा उसमें लिखा है उतना वो देंगे। अगर मान लेते ये करेंसी बंद करते हैं तो वो गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो करेंसी है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। ये बात एग्जाम तक के हमें याद रखनी है दोस्तों। तो 10 रुपए के नोट का क्वेश्चन जो है वो हमें अभी यहां पे समझ में आ गया है। तो 10 रुपए की नोट की जो कहानी है भाई हमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सर। चलिए हम लोग समझते हैं कि और क्या हो सकता है 10 रुपए के नोट में। अब तो आजकल कॉइन भी आ गए हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लिखा रहता है भाई उसमें, इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ 10 रुपी नोट, करेंसी इन इंडिया इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो कॉइन कौन इशू करेगा यहाँ पे? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी। कौन करेगी दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इन द केस ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग यहाँ पे सेंट्रल बैंक मानते हैं। दिस करेंसी इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज टू आर द ओनली अथॉरिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स एंड द करेंसी इन इंडिया। तो नोट्स और करेंसी को इशू करने वाला हमारे यहाँ आरबीआई है। और कौन बोल सकते हैं दोस्तों? यहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, Why do we need to expand formal sources of credit in India? जब हम लोग बैक टू बैक एक वर्ड सुनते हैं डेप्ट ट्रैप, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के 75% जो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं, फार्मर्स रह रहे हैं, पीजेंट्स रह रहे हैं, कल्टिवेटर्स रह रहे हैं, डाउन टूडर पीपल्स रह रहे हैं, उन सब के बारे में दिमाग में आने लगता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनका सब कुछ बिक जाता है कुछ चंद पैसे चुकाने में। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों का कैलकुलेशन ये कहता है कि फॉर्मल सेक्टर अगर होगा तो किसी भी गरीब के साथ, किसी भी लिटरेट पीपल के साथ, किसी भी फार्मर के साथ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के वो भी बैकबोन है, तो उनको हर्ट नहीं करना है। तो हमें फॉर्मल सेक्टर को क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा यहां पे एग्रेसिव वे में लोगों तक के पहुंचाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं भाई कि फॉर्मल क्रेडिट इंडिया में क्यों अच्छी खासी फैल जानी चाहिए। वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया ड्यू टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उस पे लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। बिकॉज द लेटर चार्ज हाई इंटरेस्ट, मगर वो पता है हमें कि एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते, इस कारण से भी हमें फॉर्मल सेक्टर को यहां प्रमोट करना चाहिए। एंड डू नॉट बेनिफिट द बोरोवर मच, इससे जो पैसा ले रहा है उसका बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता, बट उसका काम हो जाने के बाद उसको बहुत सालों तक के पैसा कंटिन्यूअसली देना होता है, जो कि काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है।
चीप एंड कंफर्टेबल क्रेडिट इज असेंशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो चीप और अफोर्डेबल अगर मान लेते हैं यहाँ पे लोन मिलने लग जाएंगे तो सभी लोगों के, सभी सोसाइटी के लोगों के काम बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग यही चाहते हैं कि सारे ही लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट। केवाईसी नॉर्म्स के कारण, सिबिल स्कोर के कारण और बहुत सारे पेपर वर्क के कारण लोग हेजिटेट करते हैं, फॉर्मल सेक्टर तक के अप्रोच नहीं करते हैं। टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, इसीलिए रूरल पीपल जो है वो किसके पास चले जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास चले जाते हैं, जिसमें मनी लेंडर्स आ सकते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स भी आ सकते हैं। बैंक एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली। अब बैंक्स को, मतलब रीजनल रूरल बैंक जो हमारे कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रूरल बोरोवर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज लाइक मनी लेंडर्स हु चार्ज देम अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो रूरल एरिया वाला जो बंदा है वो इन चीजों से डर जाता है, डॉक्यूमेंटेशन से डर जाता है, और वो चले जाता है अपने पुराने जो भी पैसे देने वाले लोग थे उनके पास, जिनको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे मनी लेंडर्स, विच कैन समटाइम्स लैंड देम इनटू अ डेब्ट ट्रैप। मगर कहीं ना कहीं ये डेब्ट ट्रैप में फंसा देते हैं और उनकी पूरी जमीनें और उनकी पूरी जायदाद जो है वो पूरी की पूरी बिक जाती है दोस्तों यहाँ पे। दिस वुड लीड टू अ हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल विल बी एबल टू बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। अब होता क्या है कि उनको एक नीड होती है, उसी के लिए लोन मिलेगा, बट अगर इनफॉर्मल सेक्टर वाले के पास जाएंगे तो उनको जिस भी तरीके से जैसा भी पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। तो फॉर्मल सेक्टर के नॉर्म्स के कारण भी कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर तक के या रूरल पीपल जो है अप्रोच नहीं करते हैं। दे विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब वो चाहे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे उसी पैसे से बना सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर से लोन जो मिलने वाला है वो बहुत ही लेजिटिमेट फॉर्म में मिलने वाला है और इसको आपको टाइम पे पे भी करना पड़ेगा, बट बहुत सारे रिलैक्सेशन जो है इसमें भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के पीछे मेन जो आइडिया है वो क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंसी खत्म करना, अपने मेंबर्स को ही सपोर्ट करना ही कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप है दोस्तों। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, हमें अपने शब्दों में समझाना है कि एसएचजी क्या है। द बेसिक बिहाइंड द एसएचजी इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल रिसोर्स। क्या देना भैया, फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देने का जो सिस्टम है उसको कहा जाता है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फॉर पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें मेनली फोकस किया जाता है फीमेल्स को या वुमेन्स को, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट यहां पे हो सके। दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन एट अ रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट, और वो चाहते हैं यहां पे कि वो टाइमली लोन जो है उनको मिल जाए और वो टाइमली लोन जो है वो रीपे भी यहां पे कर दे विदाउट कोलेटरल। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे गारंटी में कुछ भी नहीं रखना होगा। दस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसएचजीआर, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एसएचजी का, टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन फीमेल्स को जिनको भी पैसे की आवश्यकता है उनका एक ग्रुप बन जाए जिसमें लगभग 15 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं। टू कलेक्ट सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स, वो अमाउंट छोटा मोटा कितना भी हो सकता है मगर वो अमाउंट सेविंग का उन्हीं मेंबर्स के काम आने वाला है। टू प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेटरल, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं रखना है और आपको बहुत आसानी से जो है वो लोन भी मिल जाएगा। टू प्रोवाइड टाइमली लोन फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, हो सकता है किसी को पापड़ बनाने के लिए लोन चाहिए, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और बनाने के लिए लोन चाहिए, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे लोन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टू प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी कभी तो जो इंटरेस्ट होता है वो भी जो है वो मना कर दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन भी होता है। कभी कभी कुछ चीजें अगर दिक्कत होती है तो वहां पे एक दूसरे की मदद करके दूसरे लोग उनका पैसा भर देते, तो इस तरीके से वो एक दूसरे की मदद करते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। चलिए, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म
platform to discuss and act on a variety of social issues such as education, health, nutrition, domestic violence, etc. कभी कभी इनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पे ये डे टू डे लाइफ में जो भी इनके सामने प्रॉब्लम्स आती है उनको क्या कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं और ये पैसा उन्हीं के प्रिवेंशन में, इन्हीं के प्रोटेक्शन में भी यहाँ पे काम आता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी इन लोगों के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। What are the reasons why the banks might not be willing to lend to certain borrowers? बैंक तो कमर्शियल बैंक है हमारी, सभी जगह वो पैसा देने बैठी है, बट प्रॉब्लम क्या है, सबको ये पैसा नहीं देती क्योंकि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल सेक्टर में नीडेड होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में तो बिना कुछ रखे भी आपको मिल जाएगा पैसा, बट उनके इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे कि वह आपकी जमीनें बिकवा देंगे। मगर फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा चीजें जो है, प्रोसीजर जो है अप टू द मार्क होगा। इसीलिए यहां पे कुछ बोरोवर्स को, तो हमें क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ गया सर। अब हम लोग आंसर की बात करते हैं। बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा था डॉक्यूमेंटेशन के बिना किसी भी तरीके से फॉर्मल सेक्टर में लोन नहीं मिल सकता, पहली बात। एंड कोलेटरल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, और आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोलेटरल रखना पड़ेगा, तभी जाके एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी। सम पर्सन फेल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर यही फेल हो गई तो आपको यहां पे लोन नहीं मिल पाएगा। द बोरोवर्स हु हैव नॉट रीपेड प्रीवियस लोन, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने प्रीवियस लोन ही यहां पे पेड नहीं किया। द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड देम फर्दर, तो बैंक्स जो है वो आगे चल के आपको लोन नहीं दे पाती है। तो ये समझ में आ रहा है कि बैंक के जो नॉर्म्स है या फॉर्मल सेक्टर्स के जो नॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। द बैंक्स माइट नॉट विलिंग टू लेंड दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिजनेस विद हाई रिस्क, ऐसा भी पैसा नहीं दिया जा सकता जिसमें ये पैसा किसी रिस्क फैक्टर में लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे एनपीए होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक इज टू अर्न मोर प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग ए नंबर ऑफ एक्सपेंसेस। बैंक का नाम कमर्शियल बैंक मैंने इसलिए रखा था क्योंकि यहां पे टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट वाला सिस्टम चलता है। बिना पैसे के वो किसी की मदद नहीं करेंगे, मतलब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा तो वो आपको लोन नहीं देने वाले यहां पे। ओके, फॉर दिस पर्पस इट हैज टू अडॉप्ट अ जुडिशियस लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज विच इंश्योर फेयर एंड स्टेबल रिटर्न ऑन द फंड्स। कोशिश की जाती है कि फेयर और स्टेबल फंड जो है वो कंटिन्यूअसली कस्टमर से मिलता रहे। सबसे पहली बात, केवाईसी नॉर्म फुलफिल होना चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए आपका, और आपके पास कुछ ना कुछ कोलेटरल या कुछ ना कुछ बैंक में ऑलरेडी बैलेंस या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में आपको लोन यहां पे मिल सके। बिना यहां पे अगेंस्ट रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी लोन मिलेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोन नहीं मिलने वाला। In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से बैंकों पे नजर रखता है, क्या क्या वो एक्टिविटीज करते हैं ये देखता है। Why is it necessary? क्यों जरूरी है भाई? तो चलिए हम लोग समझते हैं क्यों जरूरी है ये। The Reserve Bank of India supervises the functions of bank in the following ways. Number one, it monitors the bank in actually maintaining cash balance. तो आरबीआई फोर्सली बोलता है कि भैया ऐसा ऐसा काम करना जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा, आपका सीआरआर इतना होना चाहिए, एसएलआर इतना होना ही चाहिए, बैंक रेट ये रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाता है आरबीआई, किसके लिए? टू स्मूथली रनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। It ensures that the bank give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators। ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ हायर क्लास को ही लोन देगा, अच्छे बड़े बड़े जो बिजनेस क्लास है उनको देगा, ये बैंक सबको लोन देगा भाई, ठीक है। चलिए, इसमें स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले आते हैं और स्मॉल बोरोवर्स भी आते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई का पूरी तरीके से वॉचडॉग सिस्टम जो है वो बैंकों पे रहता है। बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन देयर क्रेडिट एक्टिविटीज। अब ये क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, रेगुलर तो करता ही है और क्वार्टरली भी रिपोर्ट सबमिट करता है, लाइक हाउ मच दे लेंडिंग टू हूम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। ये सब कुछ उनको
ऑन पेपर लिख के देना जरूरी है। अप्रूवल होगा तो ही लोन मिलेगा, अप्रूवल नहीं होगा तो लोन नहीं मिलेगा। दिस इज नेसेसरी टू एंश्योर इक्वालिटी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्ट स्पेशली स्मॉल डिपॉजिटर्स। तो जो स्मॉल डिपॉजिटर्स होते हैं, कम पैसे वाले होते हैं या उनको कम का लोन चाहिए रहता है, तो उनका बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। फार्मर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स एक्सेट्रा। फर्दर आरबीआई मॉनिटरिंग एंश्योर्स दैट बैंक डू नॉट लोन मोर देन दे आर सपोज as much as action can create a crisis situation। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपने अगर 10 लाख का कोलेट्रल रखा तो आपको 9,20,000 मिलेंगे। ये जो 80,000 रुपए नहीं दिया गया है, इसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो कि रिस्क होता है। तो यहां पे एक समय आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ईयर ऑफ यूएसए। कैसे आया, क्यों आया? तो कहीं ना कहीं उसने जर्मनी की हेल्प करी थी भाई, बेल आउट पैकेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वेवेल्स प्लान, ठीक है ना भाई, सॉरी डेविस प्लान, ठीक है। तो डेविस प्लान में उसने मदद करी, बेल आउट पैकेज किया जर्मनी का। बट 1928 के बाद से ऑटोमेटिकली उसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर जाता है और यहां पे पूरे यूएस में इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन ईयर 1930 का। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें भी बचना है और सारी कंट्री जो है बच के चलती है। चलिए आगे बात करते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या रोल है? हमें पता है 90% बिजनेस जो आज क्रेडिट पे काम कर रहा है, तो यहां पे कैश में तो काम चल ही नहीं रहा है, तो भैया प्रीपे सिस्टम पे पूरा काम चल रहा है। इसीलिए क्रेडिट जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। चलिए समझते हैं इसको। क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मेजर एस्पेक्ट क्यों? क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा। अफोर्डेबल क्रेडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री डेवलपमेंट। मगर ये जो क्रेडिट मिले वो अफोर्डेबल रेट्स पे मिले, कम से कम में मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की कोशिश करें। पीपल नीड लोन फॉर डिफरेंट रीजन एंड टू मीट दिस रिक्वायरमेंट क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग तरीके से इनको लोन चाहिए, जिसके लिए क्रेडिट जो है वो एक तरीके से ब्लड का काम करता है डेवलपमेंट में। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करती है, वैसे ही डेवलपमेंट में क्रेडिट जो है वो ब्लड की तरह काम करती है। यहां पे इन इंडिया अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जहां पे प्रीपेड सिस्टम चलता है। पैसा होगा तो ही यहां खेती हो पाएगी, अगर पैसा नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगी। Credit plays a very crucial role in agriculture activity. People can borrow money and use modern farming method to grow crops. अब धीरे धीरे करके यहाँ पे भी रिस्क लिया जा रहा है और मॉडर्न फार्मिंग के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा लोन के फॉर्म में लिया जा रहा है। People can borrow money and use modern farming method to grow crops which are more reliable than the traditional methods of growing crops. पुराने तरीके को हटा के, प्रिमिटिव सिस्टम को हटा के आज यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, आज यहाँ मॉडर्न फार्मिंग हो रही है, आज यहां हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, घर घर में इंडस्ट्री खोली जा रही है आज, क्योंकि लोन अवेलेबल है। बिजनेस एंड वेरियस अदर सेक्टर्स वेयर क्रेडिट कैन हेल्प पीपल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्रेडिट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। तो क्रेडिट जो है देखा जाए तो ब्लड की तरह काम करता है भाई डेवलपमेंट में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है? Manav needs a loan to set up a small business. On what basis will Manav decide whether to borrow from the bank or from the money lender discuss? तो मानव एक पर्सन है जिसको दिमाग में ये आ रहा है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कहाँ जाऊं मैं, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए फॉर्मल के लिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए इनफॉर्मल के लिए, हम लोग बात करते हैं। Manav will decide whether to borrow from bank मतलब formal sector or the money lender informal sector on the basis of the following terms. Number 1, rate of interest. कहाँ ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सबसे पहला डिसीजन तो ये होना चाहिए। रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, कितना पैसा चाहिए, क्या इतना ही चाहिए, इतना ही रिक्वायर्ड है कि इससे भी कम में हो जाएगा। ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द बैंकर, तो यहाँ पे कितना पैसा और कितने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सारे डॉक्यूमेंट अगर नहीं होंगे तो लोन नहीं मिलेगा फॉर्मल सेक्टर से, बट इनफॉर्मल सेक्टर में तो वो जा सकता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे पैसे चुकाओगे, कोलेट्रल रखोगे या नहीं रखोगे। अगर आप बैंक में जाओगे या इनफॉर्मल सेक्टर में जाओगे तो आपको कोलेट्रल तो रखनी ही पड़ेगी। द पेनाल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर मान लेते हैं पैसा समय पे नहीं चुकाया तो आपको पेनाल्टी भी तो देनी पड़ेगी दोस्तों, हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट आर डिफरेंट ऑफ बैंक एंड द मनी लेंडर, भाई टर्म्स ऑफ पेमेंट मनी लेंडर की अलग होगी और बैंक्स की बिल्कुल अलग होगी।
whichever he finds easier he can consider that, जो अच्छा लगता है उसको वो यहाँ पे ऑप्ट कर सकता है. Depending on these factors and of course easier terms of repayment, Manav has to decide whether he has to borrow from the bank or the money lender. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे मानव डिसाइड करेगा कि बैंक से पैसा लेना है कि मनी लेंडर से पैसा लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन. अब आप दिमाग लगाओ, कल्टीवेशन में ये जो फार्मर्स की बात चल रही है, ये छोटे छोटे लैंड एरिया अपने आप कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके फैमिली बढ़ते गए, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते गए, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता चला गया और आज बहुत कम कम एरिया जो है वो लोगों के पास बचा है. Why might bank be unwilling to lending to small farmers? क्यों बैंक पैसा नहीं दे पाता स्मॉल फार्मर्स को? What are the other sources from which the small farmers can borrow? Explain with an example of how the terms of credit can unfavorable for the small farmers. Suggest some ways by which small farmers can get a cheap credit. तो ये 4 कंडीशन दी गई है आपको कि इस कंडीशन में कैसे कैसे उन तक के लोन पहुंचाना होगा. The bank might be willing to lend small farmers because the farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Sowing के टाइम में लेंगे, हार्वेस्ट के टाइम में चुका देंगे. खरीफ और राबी दोनों में ऐसा करना चाहिए. केसीसी कार्ड में नियम भी है. रीपेमेंट ऑफ लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग. अब ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? फार्मिंग पे. और फार्मिंग जो मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा रिस्की बिजनेस जो है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे फार्मिंग है. एंड इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर रीपेमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो भैया रीपेमेंट नहीं हो पाएगी. इन सच केसेस द रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. पैसा कैसे देंगे? जमीन तो उठा के ले जा नहीं सकते वहां से. द स्मॉल फार्मर्स have to sell part of the land to repay the loan. क्यों? क्योंकि राबी सीजन में उसको फिर से पैसा चाहिए तो उसको एक जमीन का पार्ट जो है वो बेचना पड़ जाता है. आगे बोलता है यहां पे रीपे द लोन. दैट इज वाई बैंक डू नॉट वांट टू गिव लोन्स टू द स्मॉल फार्मर. इसीलिए स्मॉल फार्मर को ये इस तरीके से लोन देना पसंद नहीं करते. अपार्ट फ्रॉम बैंक द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स, बिकॉज बिग लैंडलॉर्ड्स और कोऑपरेटिव एंड एसएचजीज. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो फॉर्मल सेक्टर है बहुत टफ है, केवाईसी नॉर्म्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, बगैर बिना पैसे के काम चलेगा भी नहीं. इसीलिए ये इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ स्विच कर जाते हैं. आगे हम लोग बात करते हैं व्हेन अ स्मॉल स्केल फार्मर बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक ही हैज टू रीपे द अमाउंट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी बोल रहा है कि स्मॉल फार्मर जो है या जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस कर रहा है, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को इसको क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एंड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन हिज क्रॉप आर ruined, देन ही शैल नॉट बी एबल टू रीपे. किसी कारण से उसके अगर मान लेते हैं क्रॉस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो यहां पे वो रीपे नहीं कर पाएगा. able to repay the amount loaned him by the bank and will further fail into the debt trap. कहीं ना कहीं वो फिर क्या आ जाएगा? डेब्ट ट्रैप में आ जाएगा और वो पैसा समय पे नहीं चुका पाएगा. इस तरीके से उनकी जमीनें जो है धीरे धीरे करके बिकना शुरू हो जाती है. The small farmers can get cheap credit from different sources. बैंक से मतलब कमर्शियल बैंक से, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से इनको लोन मिल सकता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी मिल सकता है. आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से भी इनको लोन मिल सकता है. इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है पूरा का पूरा मनी एंड क्रेडिट समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का. बट ऐसी वीडियोस के लिए बने रहने के लिए मेरे साथ करना पड़ेगा एक छोटा सा काम. निकाल लो थोड़ा सा टाइम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे बात होगी रिजल्ट ओरिएंटेड. बाकी सब जगह बात होगी सिर्फ और सिर्फ बात होगी, मगर रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क जो बात होगी वो इस प्लेटफॉर्म पे होगी. तो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही अवेलेबल है. लिंक सारी चीजों की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. हमसे कॉन्टैक्ट आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं. इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर गिवन दिए गए हैं. ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.